दर्शकों, क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 4 में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि हमारा चैनल आपको पसंद आया होगा और इसके एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 से आप काफ़ी मात्रा में लाभान्वित भी हुए होंगे। पहला जो हमारा एपिसोड था वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को डेडिकेटेड था, जिसमें मैंने अंग्रेज़ी की जितनी भी साउंड्स हैं उनके विषय में आपको विस्तृत रूप से बताया था। और हिंदी वर्णमाला का भी जिक्र मैंने इसलिए किया था क्योंकि हिंदी विश्व की एकमात्र ऐसी समृद्ध भाषा है जो विश्व की समस्त भाषाओं को एग्जैक्टली एज इट इज़ प्रोनाउंस करने में सक्षम है। बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने ये सुझाव दिया कि मैं अपने इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। आपको कभी ऐसा लगे कि मैं बहुत ही कठिन हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे आप ज़रूर बताएं। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी के साथ साथ आप लोग अच्छी हिंदी भी सीख लें। अगर हिंदी का कोई नया शब्द आपको सुनने में आता है मेरे किसी एपिसोड में, तो आप उसको गूगल करके उसका अंग्रेज़ी समानार्थी शब्द जान सकते हैं। उच्चारण के विषय में और अपने एपिसोड 2 और 3 के विषय में कुछ चीज़ों की मैं पुनरावृत्ति भी करना चाहूँगा ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें परमानेंटली रजिस्टर हो जाएँ। उच्चारण के संबंध में मुझे ये कहना है कि जो टेक्निक्स मैंने उच्चारण की बताई हैं उनका आप मेरे एपिसोड को बार बार देख करके, और मैं तो यहाँ तक सुझाव दूंगा कि एक शीशे में, आईने में स्वयं को देखते हुए अपने फ़ोन पर अपने आप के बोले हुए वाक्यों का रिकॉर्ड करें और ख़ुद सुने और लोगों को सुनाएं, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकें और सीख सकें। और किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम है तो वो मुझे आप फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में उन शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम टेंसेस पे। टेंसेस के बहुत सारे नियम तो मैंने आपको एपिसोड 2 और 3 में बता ही दिए हैं। उसमें से कुछ बिंदु मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि टेंसेस के विषय में मैंने आपको बताया कि जो वाक्य प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, अलग अलग रूप से, जो कुछ वाक्य प्रश्नवाचक हैं, इंट्रोगेटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हमको बोलने होते हैं जिनमें प्रश्न भी होता है और नहीं भी लगा होता है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंसेस। तो उसमें नॉट की लोकेशन कहाँ होती है? जैसे कि मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताते समय इस बात को जोर देकर कहा था कि नॉट की लोकेशन तो आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है, और जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों का है तो पहले वाले शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वाला शब्द है, ठीक उसी के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो बेसिकली कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो इंट्रोगेटिव्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, क्या आपने पानी नहीं पिया? तो अब हमने देखा कि लास्ट में पिया या में बड़े आ की मात्रा है, यानी जिन हिंदी वाक्यों में आ, ई, ए की मात्रा से वाक्य एंड होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। ता, था, ती, थी, ते, थे वाला भी पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि जैसा बताया जा चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी सेंटेंस 3 प्रकार से कह सकते हैं। ता, था, ती, थी, ते, थे वाला भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, और आ, ई, ए से एंड होने वाला वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो हमने कहा कि क्या आपने पानी नहीं पिया, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो शुरू वाले क्या को छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, इस वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे पहले लगाएंगे। तो यानी हो गया ये डिड, और डिड के बाद फिर सब्जेक्ट यू। अब चूंकि ये नेगेटिव भी है तो अब हम नेगेटिव का नॉट लगाएंगे। तो सेंटेंस किस तरह से बना, डिड यू नॉट ड्रिंक वाटर। इसी प्रकार से जिन जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक शब्दों का हेल्पिंग वर्ब है उसमें अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक संयुक्त रूप से है तो उनका अनुवाद करने का भी नियम वही है जो कि मैंने अभी बताया। जब आप हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करते हैं, जैसे एक वाक्य मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का लेता हूं, जैसे तुम वहां क्यों नहीं जा रहे होगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस। सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, बी, ये बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है बी, वाई विल यू नॉट बी गोइंग देयर।
So this is the exact translation of that sentence. तो जब आप चार्ट देखेंगे टेंस का, तो उसमें सब तरह के वाक्यों का अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में दिया गया है, जिसको बार बार आप अध्ययन करके उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आपके प्रश्नों के लिए हमारे द्वार सदा खुले हुए हैं। एक चीज टेंस के परिप्रेक्ष्य में, परिप्रेक्ष्य का मतलब कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में, एक और बात बतानी है कि सामान्यतः देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट एक ही टेंस है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट एक ही टेंस है। लेकिन हिंदी अनुवाद के दृष्टिकोण से इनमें थोड़ा फर्क है। हिंदी वाक्यों की जो वाक्य की संरचना है वो ये है कि पहले कर्ता और फिर हिंदी के वाक्य के अंत में क्रियाएं होती हैं। सबसे अंत में सहायक क्रिया होती है हिंदी वाक्य के, जैसे ये जो ता है, ता था, ता होगा, ये सब हिंदी की सहायक क्रियाएं यानी हिंदी की ऑक्सिलियरीज, हिंदी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हिंदी की जो मुख्य क्रिया है वो सेकंड लास्ट में होती है। जैसे जो वाक्य मैंने चार्ट में दिया है उसमें लिखा है मैं गाता हूँ, तो इसमें ता हूँ ये सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है हिंदी का, जो बेसिकली हिंदी में मेन वर्ब में जुड़ने वाला सफिक्स यानी प्रत्यय है, जिनसे हम टेंस की पहचान करते हैं। मैं गाता हूँ, तो गा जो है वो हिंदी का रूट वर्ब है, हिंदी का मेन वर्ब है, हिंदी की मुख्य क्रिया है। तो अब आपने देखा कि मैं गाता हूँ, तो लास्ट में हूँ है और फिर सेकंड लास्ट में गाता है, तो गाता हिंदी की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब है। तो मैं गाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के अनुसार बनेगा इसका ट्रांसलेशन आई सिंग, और लास्ट वाले हूँ है हो को छोड़ देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार से मैं गाता था, पास्ट इंडेफिनिट में भी जो लास्ट का हिंदी का था थी थे होता है उसको छोड़ देते हैं, उसकी कोई इंग्लिश नहीं बनाते, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा करके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर देते हैं, आई सैंग। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस पे। उसमें थोड़ा सा आधारभूत अंतर इस प्रकार से है, जैसे मैंने कहा कि मैं गाता हूँ आई सिंग, तो गाता चूंकि सेकंड लास्ट में हिंदी की क्रिया गाता है, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियमों के अनुसार बनाएंगे। और अगर हम कहें कि मैं अच्छा हूं, तो अब आप इस वाक्य की संरचना यानी स्ट्रक्चर देखिए। लास्ट में हूं है हो लगा है, मैं अच्छा हूं से प्रेजेंट टेंस, और सेकंड लास्ट में हिंदी का मेन वर्ब ना होकर के शब्द क्या है अच्छा। अच्छा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? विशेषण है, एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है किसी की। तो मैं अच्छा हूं, जब हिंदी के वाक्य में सेकंड लास्ट में वर्ब न हो करके कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, या कोई अन्य पार्ट ऑफ स्पीच हो वर्ब के अलावा, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि लास्ट में हूं है हो लगा हुआ है। तो मैं अच्छा हूं, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बनाएंगे, जिसका नियम यह है कि लास्ट वाला जो हूं है हो है उसकी हम इज़-एम-आर इंग्लिश बनाएंगे। तो मैं अच्छा हूं की इंग्लिश क्या हो गई? आई एम गुड। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम लगाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का भी समावेश होता है जो कि डू डज होते हैं, और क्रिया का पहला रूप लगता है। इसमें ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट मैं अच्छा हूं, इसमें लास्ट वाले हूं है हो की इंग्लिश बनती है, और वही लास्ट वाला हूं है हो जब इंग्लिश में इज़-एम-आर ट्रांसलेट होकर लगता है तो इज़-एम-आर ही मेन वर्ब होता है और सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं मैं अच्छा था, लास्ट में था थी थे है तो पास्ट टेंस बना, और सेकंड लास्ट में वर्ब न होकर के एडजेक्टिव है अच्छा, तो क्या इंग्लिश हो जाएगी? आई वॉज गुड। इसमें जो था थी थे की इंग्लिश बनेगी, क्योंकि सेकंड लास्ट में हिंदी का मेन वर्ब न हो करके वर्ब के अलावा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस में क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसमें हम लास्ट वाले था थी थे को वाज वर की हैसियत से ट्रांसलेट करेंगे, आई वॉज गुड। और इस सिंपल पास्ट के इंग्लिश के सेंटेंस में वाज ही मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से यह नियम स्थापित हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में
इज एम आर, वाज वर क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली मेन वर्ब ही होते हैं और इन वाक्यों में किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब प्रयोग हम नहीं करते। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आप हमारे इस एपिसोड को भी बार बार देखें और एक पहले एपिसोड से लगा करके चौथे एपिसोड को एक क्रमबद्ध तरीके से आप बार बार देखें और उसकी सहायता से नोट्स बनाएं। हमारे चार्ट्स मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड करें, उनको प्रिंट आउट करके उनको अपने फोल्डर में रखें और समय समय पर नियम से अध्ययन करते रहें। आपके प्रश्नों का सदा स्वागत है। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।